हरियाणा में 21% से ज़्यादा दलित आबादी है। लगातार दलित एट्रोसिटी के भी मामले वहाँ से आते रहे हैं। हाल ही के दिनों में जिंद में एक दलित को फांसी लगाकर सुसाइड करना पड़ा। उन पर इतना दबाव डाला गया था कि वो मरने के लिए मजबूर हो गए। मेरे साथ प्रदीप हैं जो जेएनयू के स्टूडेंट हैं और लगातार सोशल जस्टिस के नाम पर दलित उत्पीड़न के खिलाफ आंदोलन चलाते रहे हैं। वो खुद जिंद गए थे, उन्होंने लंबा आंदोलन किया और उसके बाद सरकार को अपने घुटनों पर झुकने के लिए मजबूर किया। प्रदीप, आप जिंद गए और जो सुसाइड का मामला था उसमें सरकार का क्या रिस्पॉन्स रहा और सरकार से कौन कौन सी बातें थी जो सरकार मानने के लिए मजबूर हुई? देखिए, पहले दिन जब मैं जिंद में गया वहाँ पे कुछ लोग थे, उस दिन 100 लोग के आसपास थे और आखिरी दिन जब मैं वहाँ से आया 3000 लोग थे। और जो बीच की जो प्रक्रिया थी, पहले दिन वहाँ पे एसपीडीसी आते 36 घंटे बाद। एसपीडीसी मुझे बोले कि आप लोग लाश को जलाने दो, लाश को जलाओ और फिर बात करें गिरफ्तारी की। हमने कहा डीसी साहब आपके ऊपर तब तक ये दबाव, तब तक लाश यहाँ पड़ी है और लाश जला देंगे उसके बाद आप लोग तो कुछ करेंगे नहीं। तो हमने कुल मिलाकर 6 दिन तक लाश को रखा और छठे दिन लाश को जलाया। और 5 दिन के अंदर मंत्री प्रेमलता जो कि कैबिनेट मिनिस्टर वीरेंद्र सिंह उनकी पत्नी है वो भी आई। एसपीडीसी 2-3 बार आए, पर हर बार हमारी उनसे एक ही दरख्वास्त थी कि देखिए पीड़ित परिवार को जस्टिस मिले, गिरफ्तारी हो, उसका सरकारी नौकरी मिले, मुआवजा मिले और जो भी प्रक्रिया पूरी हो। तो उन्होंने कोशिश हर बार सरकार की ये रही कि किस तरह हम लाश को जलवा दें और इनको धरने से उठाएं। आपकी कौन कौन सी मांगे मान ली गई है? देखिए, मांगे लगभग तकरीबन जिस तरह 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया सरकार ने, सरकारी नौकरी दी है, सीबीआई इंक्वायरी दी है, नॉन अवेलेबल वारंट के खिलाफ जारी हुआ है जितने भी दोषी इसमें, इंस्पेक्टर से लेके डीएफएससी से लेके तमाम जितने अफसर हैं। और उसके बाद में पूरे परिवार को आम लाइसेंस और पुलिस सिक्योरिटी दी गई है। तो जो पीड़ित थे वो क्या वजह थी कि वो खुदकुशी करने के लिए मजबूर हुए? देखिए, कुल मिलाकर जो भ्रष्टाचार है जो समाज के अंदर सालों से बड़ा हुआ जो भ्रष्टाचार है, सबसे बड़ी वजह भ्रष्टाचार थी और ऊपर से एक उनका दलित होना। अब देखिए किस तरह उनके एक झूठे केस में फंसाया गया। उनको पहले झूठा केस दर्ज करवाया गया, फिर उनको जेल में डाला गया 3 महीने तक। जब बरी हुए तो कोर्ट ने कहा था, जज ने, किसी इंसान के खिलाफ आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है और उसके बाद उनको वहाँ से बरी किया गया। पर समाज में जब एक दलित बाहर आता है जेल से, उसके ऊपर तरह तरह की बातें होती हैं। उन्हें समाजी दबाव झेलना पड़ा, उस पर उन्हें सुसाइड करना पड़ा और सुसाइड करते उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा था। पुलिस का भी दबाव, आप जिस तरह से बातें आ रही थी कि पुलिस का भी कुछ दबाव था उन पर कोर्ट से बरी होने के बाद भी? जी देखिए ना, उन्होंने अपने सुसाइड नोट में मेंशन किया हुआ है कि मुझे 5 लाख रुपए एसएचओ ने खाए हैं डीएफएससी से मुझे फंसाने के लिए। तो उन्हें कहीं ना कहीं पूरी प्रणाली से विश्वास उठ गया था, पुलिस से लेके तमाम जितने अफसर हैं। उन्होंने आरटीआई डाली तो आरटीआई का भी जवाब ही नहीं आया 3 महीने तक। कितने शर्म की बात है, आज के टाइम आरटीआई का जवाब भी नहीं आता है। और उसके बाद आप देखिए, जब हम वहाँ लड़ने के लिए गए तो मंत्री से लेकर डीसी से लेकर एसपी तक सब ने एक बात बोली कि जेएनयू से आए हैं, आउटसाइडर हैं। क्या लग रहा है जो आपकी मांगे मान ली गई जिंद मामले में, तो अब आप हरियाणा सरकार को क्लीन चिट दे रहे हैं? नहीं, हरियाणा सरकार को कौन क्लीन चिट देता है? बहुत तमाम मामले अभी भी मिर्चपुर अभी भी बचा हुआ है और तमाम मामले जो कि मिर्चपुर भगाना से लेकर जो आज तक दलित उत्पीड़न के जो मामले हैं बचे हुए हैं। सरकार को क्लीन चिट क्यों दें? सरकार ने खुद थोड़ा ना काम किया। 6 दिन लाश को रखा, अपने खुद के प्रियजनों की, अपने खुद के लोगों की लाश को रखना मजाक थोड़ा ना है। तब जाके सरकार घुटनों पे आई है। तो क्या लग रहा है कि हरियाणा में दलितों की स्थिति जो है वो बद से बदतर होती जा रही है, जबकि बहुत बड़ी आबादी है वहाँ एक? देखिए, दलितों की जो हरियाणा में जो सिचुएशन है वो सालों से ऐसी और अब भी वैसी ही है। सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। आप देखिए ना किस तरह की एक दलित परिवार के इंसान होने के कारण को 6 दिन तक लाश को रखना पड़ा, तब जाके मुआवजे की बात हुई, तब जाके नौकरी की बात हुई। और वैसे कोई केस होता है ये लोग 2 घंटे के अंदर कर देते हैं। अगर सरकार को रिश्तेदार हो किसी मंत्री का तो 5 मिनट में कर देते हैं लोग, मुआवजा भी, पैसा भी। हमें क्यों मजबूर होना पड़ा 6 दिन तक लाश रखने के लिए? तो देखिए, मैं ये खबर आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि अब समय आ गया है कि आप अपनी लड़ाई को लड़िए। जिस तरह से प्रदीप ने वो लड़ाई लड़ी, उन्होंने जिस तरह से वो खुदकुशी का मामला सामने आया था, उसके बाद प्रदीप ने सरकार पर दबाव बनाया। आपको भी लड़ना पड़ेगा। जातीय उत्पीड़न का खात्मा तभी होगा जब आप लड़ेंगे। समाज में आपको सम्मान तभी मिलेगा जब आप अपनी बात को पहुंचाएंगे। जतिन, आप भी हरियाणा से, आप भी जेएनयू में छात्र हैं, क्या लग रहा है कि हरियाणा की स्थिति और बद से बदतर हुई है? हरियाणा में जैसा कि बोला जाता था कि कभी कोई मूवमेंट आ नहीं सकता और लेफ्ट एक कई बार बात बोलता था कि अगर देश में कभी क्रांति आएगी तो हरियाणा में सबसे आखिरी में आएगी। पर ये हमने देखा कि हरियाणा में कोई पहली घटना नहीं थी कि हरियाणा में बहुत सारी घटनाएं, मिर्चपुर, भगाना और बहुत सारी जो दलित उत्पीड़न वहाँ रहता है वो मतलब कभी रिपोर्टेड भी नहीं होता। जो ब्राह्मणिकल मीडिया है, जो ब्राह्मणवादी मीडिया है, उनको कभी रिपोर्ट भी नहीं करती है। तो हमने देखा ये पहला ऐसा मूवमेंट था हरियाणा में जो सक्सेसफुल हुआ है, जिससे कोई आउटकम निकल के आया और इससे हमें दिखता है कि हरियाणा में मूवमेंट करने का भी पोटेंशियल है और आगे जाके हम मिर्चपुर और भगाना इन सब की जो भी मिर्चपुर का जो हमने देखा गया कि कैसे आज इतनी ठंड के नीचे वो दलित परिवार एक तिरपाल के नीचे रह रहे हैं और हमने भगाना का भी देखा कि 4 साल से वो जंतर मंतर पे बैठे हैं। कि हम इससे दिखता है कि अगर आप ईमानदारी की राजनीति करेंगे, आप इंसाफ की राजनीति करेंगे तो लोग आपका साथ देंगे।
तो देखिए ये नए हैं, युवा हैं और पढ़े लिखे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। बहुत ज़रूरी है कि समाज में अगर ये देश बेहतर बने तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको लड़ना होगा, युवाओं को आगे आना होगा। जातिगत भेदभाव हो, सामाजिक भेदभाव हो, आर्थिक भेदभाव हो, सबसे के खिलाफ आपको सड़क पर निकलना होगा। क्या लगता है प्रदीप की जिस तरह से आप लोगों ने पूरे हरियाणा को लेकर एक लोगों के दिमाग माइंडसेट था कि वहाँ जातिगत भेदभाव है, वहाँ गुंडागर्दी है, वहाँ आप जातिगत भेदभाव के खिलाफ बोल नहीं सकते, वो एक मिथक आप लोग तोड़ रहे हैं और लगातार सक्रिय हैं और अपने आंदोलन को, चाहे वो जातिगत भेदभाव का मामला हो, लैंगिक भेदभाव का मामला हो, शोषण हो, उसके खिलाफ आप लोग को अब लग रहा है कि आप लोग अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा पा रहे हैं। देखिए जो भी लोग आज लड़ने के लिए आए जींद में, जो जींद मूवमेंट हुआ उसमें देखिए हमसे ज़्यादा वो जो लोग जो वहाँ बैठे 6 दिन तक, उनकी भागीदारी इस मूवमेंट में। और तमाम लोग गरीब परिवारों से आते थे, तमाम लोग हर तबके से आते थे, पर लोगों ने लड़ाई लड़ी। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी आवाज़ उठेगी गरीबों की, दलितों की, तो इसमें जो आपका जैसे नेशनल दस्तक है, इस तरह के चैनल्स का सबसे नेशनल दस्तक को थैंक्स कहने के लिए शुक्रिया। वैसे मेरा ये काम है, मैं किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन एक बात बताइए कि अब लग रहा है कि दलित समाज, चूँकि आप लोग लगातार ग्राउंड पे जाके काम करते हैं, दलित समाज जग रहा है, उसके अंदर स्वतः स्फूर्त आंदोलन, चाहे ऊना हो, रोहित के बाद जो इस तरह से देश भर में उभार आया, तो आप भी लगातार हरियाणा में काम कर रहे हैं। लग रहा है कि अब देश, अब दलित समाज खासकर उत्पीड़न सहने के लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल। ऊना में देखिए जब दलितों पर अत्याचार हुआ तो वहाँ सीएम में कुर्सी गंवानी पड़ी। आज यहाँ में जब अत्याचार हुआ तो तमाम लोगों के, तमाम तबके के लोग एक साथ आए और अन्याय के खिलाफ लड़े। तो दलित अब उठ गए हैं, दलित अब जग गए हैं और सरकार को समझना चाहिए अब सरकार नहीं सुधरी तो दलित अब लड़ेंगे और आखिर दम तक लड़ेंगे। तो ये प्रदीप थे और उनके साथी थे। जिस तरह से ये लोग लगातार हरियाणा में काम करें, मैंने कई मामलों में देखा है, लोग लगातार काम करें, जहाँ भी उत्पीड़न हो, खासकर जातिगत उत्पीड़न होता है, उसमें बढ़ चढ़ कर काम करते हैं, न्याय दिलाने के लिए जी जान से लगे होते हैं और डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध जताते हैं, सरकार से अपनी बात मनवाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है कि आप समूह में विरोध करें, तभी इस देश से जातिगत भेदभाव खत्म होगा, लैंगिक भेदभाव खत्म होगा, आर्थिक भेदभाव खत्म होगा और तभी आपका देश मजबूत बनेगा। इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे जितने युवा हैं जो अपने घरों से निकलकर समाज में हो रहे भेदभाव के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको आप अप्रिसिएट कीजिए, उनकी बातों को देश दूसरे लोगों तक पहुंचाइए ताकि आपका देश बेहतर बने और जातिगत भेदभाव खत्म हो सके। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।